दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है तो सभी हिंदू मंदिर बंद हो जाते हैं। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि भारत में ही एक ऐसा मंदिर है जो चाहे सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, दोनों ही समय ओपन रहता है। और उसी मंदिर की दीवारों से एक ऐसी कला का भी जन्म हुआ है जिसने पूरी फैशन की दुनिया को अपना दीवाना बना रखा है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर बंसल। ट्रैवल आइडियाज बाय रवि में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी पिछली वीडियो में हम आपको तमिलनाडु के कांचीपुरम लेकर गए थे, जहां पर हमने आपको 5 तत्वों में से एक पृथ्वी लिंगम के बारे में जानकारी दी थी। और आज की वीडियो में हम आपको लेके जाने वाले हैं आंध्र प्रदेश के पवित्र श्रीकालहस्ती में, जहां पर भगवान भोलेनाथ वायु लिंगम के रूप में विराजमान है। और साथ ही जानेंगे एक ऐसी कला के बारे में जिसका जन्म इसी मंदिर के अंचल में हुआ है, और वह है कलमकारी साड़ीज। और इसके बनाने के तरीके के बारे में, जिसे बनाने में कोई मशीन नहीं बल्कि महीनों की मेहनत, नेचुरल डाइज और एक कलम यानी पेन का इस्तेमाल होता है। तो चलिए इस आध्यात्मिक और कलात्मक सफर पर मेरे साथ। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि श्रीकालहस्ती कैसे पहुंचा जा सकता है। श्रीकालहस्ती आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले का एक कस्बा है जो तिरुपति से लगभग 40 किलोमीटर और चेन्नई से लगभग 115 किलोमीटर के करीब है। श्रीकालहस्ती का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट तिरुपति हवाई अड्डा है, जो कि श्रीकालहस्ती से 36 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप ट्रेन से श्रीकालहस्ती जाना चाहें तो श्रीकालहस्ती रेलवे स्टेशन है, जहां से तिरुपति, हैदराबाद और चेन्नई से ट्रेनें आती जाती रहती हैं। और सड़क मार्ग से भी श्रीकालहस्ती अच्छे से जुड़ा हुआ है, और चेन्नई, तिरुपति, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों से आप आसानी से श्रीकालहस्ती पहुंच सकते हैं। हम चेन्नई से 4500 रुपये में कैब बुक करके श्रीकालहस्ती पहुंचे हैं। हम सुबह जल्दी ही चेन्नई से निकले थे और लगभग 8:30 बजे के करीब श्रीकालहस्ती पहुंच गए। मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन या कैमरा अलाउड नहीं है, तो ये सब आपको क्लॉक रूम में रख कर जाना होता है। दर्शन करने के बाद मैं आपको यहाँ के बारे में सब कुछ बताऊँगा, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। देखिए दोस्तों, अभी हम भगवान भोलेनाथ के दर्शन और राहु केतु की पूजा करके आ गए हैं। दर्शन करने के बाद एक अलग ही सुखद एहसास हुआ है। यहाँ पर राहु केतु की पूजा होने के पीछे भी एक कहानी है, जिसके अनुसार समुद्र मंथन के दौरान राहु और केतु का जन्म स्वरभानु नाम के एक ही असुर से हुआ था। स्वरभानु ने अमृतों का अमृत पीने के लिए देव का वेश धारण किया और सूर्य और चंद्रमा के बीच बैठ गया। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और इसके बारे में भगवान विष्णु को बताया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्कर से स्वरभानु का सिर काट दिया, लेकिन अमृत पहले ही उसके गले को छू चुका था। इसका असर ये हुआ कि सिर राहु बन गया और शरीर केतु बन गया, और वे दोनों बन गए अमर छाया ग्रह राहु और केतु। राहु और केतु ने पीड़ा और श्राप से ग्रस्त होकर श्रीकालहस्ती में तपस्या की और भगवान शिव की कृपा प्राप्त की। इसका परिणाम ये हुआ कि श्रीकालहस्ती पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा तीर्थ स्थल बन गया जहाँ पर राहु केतु दोष निवारण पूजा प्रतिदिन, यहाँ तक कि ग्रहण के दौरान भी की जाती है। और इसलिए यह मंदिर ग्रहण के समय भी खुला रहता है। यहाँ पर राहु केतु की पूजा के टाइम की बात करें तो यह पूरा दिन चलती है, जो सुबह 6 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलती है। दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच विश्राम होता है। ये पूजा 30 से 45 मिनट के करीब की होती है। राहु केतु पूजा के लिए 300 से 5000 तक की अलग अलग टिकटों की श्रेणियाँ हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ये पूजा करवा सकते हैं। श्रीकालहस्ती की एक और मान्यता भक्त कनप्पा से जुड़ी हुई है। हुआ ये कि एक बार भगवान शिव ने कनप्पा की परीक्षा लेने के लिए भूकंप उत्पन्न किया, जिससे कि मंदिर की छतें गिरने लगी। कनप्पा को छोड़कर वहां मौजूद सारे ऋषि भाग गए। कनप्पा ने लिंग को किसी भी हानि से बचाने के लिए उसे अपने शरीर से ढक लिया। इसी प्रकार एक दूसरी घटना में कनप्पा ने अपनी एक आंख निकालकर खून और आंसुओं से लथपथ शिवलिंग की आंख में रख दी, और जब दूसरी आंख से भी खून और आंसू टपक रहे थे तो कनप्पा ने अपनी दूसरी आंख भी निकालने का फैसला किया और अपना एक पैर शिवलिंग की दाहिनी आंख के स्थान पर रख दिया। इससे पहले कि वह बाण से अपनी दूसरी आंख निकाल पाता, भगवान शिव प्रकट हुए और उनकी आंख वापस कर दी और उसे वरदान दिया। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि इस जगह का नाम श्रीकालहस्ती होने के पीछे भी एक पुरानी कथा है, जिसके अनुसार श्री यानी कि एक मकड़ी, जिसने शिवलिंग को बारिश और धूल से बचाने के लिए उसके चारों ओर जाले बुने थे। काला यानी सर्प, जो नागलोक से बहुमूल्य रत्न लाकर लिंगम पर अर्पित करता था। हस्ती यानी कि हाथी, जो प्रतिदिन स्वर्णमुखी नदी के जल से शिवलिंग को स्नान कराता था। लेकिन इन तीनों के बीच अपनी अपनी भेंटों के लिए आपस में लड़ाई हो गई और इसी दौरान इन सब के प्राणों का बलिदान हो गया। इससे द्रवित होकर भगवान शिव ने उनके नामों को एक ही नाम में समाहित कर दिया और वो नाम हुआ श्रीकालहस्ती, और उन सभी को मोक्ष प्रदान किया। आज भी अगर आप शिवलिंग को ध्यान से देखोगे तो उसके ऊपर मकड़ी, सर्प और हाथी के दांतों के निशान स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। इसी मंदिर की दीवारों से जन्म हुआ है एक ऐसी कला का
जिसने आज के समय में पूरी दुनिया के फैशन जगत को अपना दीवाना बना रखा है, और वो है कलमकारी आर्ट। कलमकारी आर्ट के बारे में अच्छे से जानने के लिए हम गए हैं श्री कालहस्ती में अंदर की तरफ, जहाँ पर कलमकारी की जाती है। तो वीडियो में हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, हम पहुंच गए हैं उस जगह पर जहां पर कलमकारी की जाती है। यहां पर हमने कलमकारी आर्ट के बारे में कुछ जानकारी ली है, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात यह है कि एक असली कलमकारी साड़ी को बनाने में 15 से 25 दिन का वक्त लगता है, और इसका प्रोसेस 100% नेचुरल है। देखिए, सबसे पहले जो इसका प्रोसेस है उसमें प्लेन फैब्रिक को नदी के पानी में धोकर साफ़ किया जाता है। फिर कपड़े को हरडे के पानी के घोल में डुबोया जाता है, जिससे कि रंग पक्के हो सके। इसके बाद बांस की कलम से पूरी साड़ी पर फ्री हैंड स्केचेज और आउटलाइन बनाई जाती है। फिर गुड़ और लोहे के पानी से काला रंग और फिटकरी से लाल रंग उभारा जाता है। आखिर में अनार के छिलके से पीला और इंडिगो से नीला और हरा रंग हाथ से भरा जाता है। बार बार धोने, उबालने और धूप में सुखाने के बाद एक मास्टरपीस कलमकारी साड़ी तैयार होती है। यहाँ मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि कलमकारी आर्ट भारत में मेनली 2 जगह होता है, और ये दोनों जगह आंध्र प्रदेश में ही हैं। एक है श्री कालहस्ती कलमकारी और दूसरी जगह है मछलीपट्टनम। लेकिन इनमें जो सबसे प्योर और ऑथेंटिक है वो है श्री कालहस्ती कलमकारी, क्योंकि इसमें किसी ब्लॉक या सांचे का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि सब कुछ पूरी तरह से हाथ से ही बनाया जाता है। और इसमें फ्री हैंड ड्राइंग होती है और सारे कलर नेचुरल होते हैं, और वो भी हाथ से ही भरे जाते हैं। जबकि मछलीपट्टनम वाली कलमकारी में वुडन ब्लॉक्स का यूज़ होता है। तो श्री कालहस्ती कलमकारी ने अपनी एक अलग ही जगह बनाई हुई है। आगे हम आपको कलमकारी साड़ीज़ की एक शॉप पर भी लेकर चलते हैं। ये मंगलगिरी सिल्क क्लॉथ का मंगली क्लॉथ करके क्लॉथ का नाम। ये बेंगलुरु सिल्क, सब लाइट वेट रहती है। हाँ लाइट वेट। हाँ 24,000 ये प्रिंटिंग, ये प्रिंट वाली चीज है और ये कलमकारी की चीज है। श्री कालहस्ती कलमकारी की एक और मेन बात यह है कि इसमें मेनली हिंदू धार्मिक ग्रंथों जैसे कि रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियाँ, देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि असली कलमकारी की पहचान कैसे करें, क्योंकि आजकल कलमकारी जैसे दिखने वाले प्रिंट्स को ही असली कलमकारी बोल के बेच दिया जाता है। लेकिन असली कलमकारी की पहचान के कुछ टिप्स हैं। सबसे मेन तो यह है कि इसके डिज़ाइन बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि सारा काम हाथ से होता है, तो थोड़ी बहुत आउटलाइन ज़रूर मिलेगी। कलर्स भी थोड़े बहुत फैले हुए हो सकते हैं। असली साड़ी में मिट्टी या हल्की दूध जैसी स्मेल आती है। फैब्रिक के दूसरी तरफ भी डिज़ाइन साफ नज़र आएगा। एक छोटी सी टिप्स ये है कि कलमकारी साड़ी खरीदते समय हमेशा फैब्रिक पर भी ध्यान दें, क्योंकि असली कलमकारी आमतौर पर प्योर कॉटन, मंगलागिरी या ऑर्गेनिक कॉटन या फिर प्योर चेन्नूरी सिल्क पर होती है। इस शॉप के ओनर के बेटे भी कलमकारी आर्टिस्ट हैं, और उन्होंने जो काम किया है वो हमें दिखाया और इसके बारे में हमें बताया भी। Is the theme actually we have planned that according to the Krishna, and the theme is actually the Krishna is stealing the butter from the pot, and he was spotted by Yashoda, and she was gathering to caught him up and time. This thing on canvas. Yeah. What's your good name, sir? Ritesh. तो देखिए दोस्तों, श्री कालहस्ती कलमकारी सिर्फ एक कपड़े के ऊपर बनाई गई आर्ट फॉर्म नहीं है, बल्कि एक चलती फिरती कथा है। कोई भी महिला जब एक असली कलमकारी साड़ी पहनती है तो वो केवल एक फैब्रिक नहीं, बल्कि अपने साथ मंदिर की दीवारों का इतिहास, स्वर्णमुखी नदी का पवित्र पानी और एक कारीगर की कई दिनों की मेहनत से बनाया गया परिधान पहनती है। साथ ही सैल्यूट है इन कलाकारों को भी, जिन्होंने इतनी प्राचीन और धार्मिक कला को न केवल जीवित रखा हुआ है, बल्कि आज के टाइम में फैशन का सिंबल बना दिया है। हमने यहाँ से 2 कलमकारी साड़ी परचेज़ की है। क्या आपके पास भी असली कलमकारी की साड़ी है? अगर है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कलमकारी आर्ट के बारे में बात करने के बाद अब मैं आपको श्री कालहस्ती में नाइट स्टे के ऑप्शंस के बारे में बता देता हूँ। देखिए, वैसे तो यहाँ पर काफ़ी सारे होटल्स बने हुए हैं, लेकिन अगर आप श्री कालहस्ती देवस्थानम के गेस्ट हाउसेज में रुकना चाहें तो यहाँ भी रुक सकते हैं, जिनमें डबल बेडरूम का किराया 450 से लेकर 1700 रुपये के बीच में है। श्री कालहस्ती से वापस चेन्नई आते हुए हमारा कैब ड्राइवर खाने के लिए हमें एक जगह लेकर आया है, जो कि बहुत ही सुंदर है, और ये है वननेस सेंटर की कैंटीन योगी आहार। और जो वननेस सेंटर है
वो भी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी ये बंद है, तो हम यहाँ से खाना खाकर चेन्नई के लिए चलेंगे। सो फ्रेंड्स, श्रीकालहस्ती और कलमकारी आर्ट की हमारी आज की वीडियो यहीं तक की है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर लिखिएगा। अगर आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार का श्रीकालहस्ती आने का कोई प्लान है तो उनके साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके पास श्रीकालहस्ती से रिलेटेड कोई अलग जानकारी हो तो उसे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल ट्रैवल आइडियाज़ बाय रवि को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आपसे हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।